नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हाइट में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए 12 की बात में अब रुख करते हैं खबरों की ओर। कश्मीर हमले में लश्कर संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है, तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं। कश्मीर हमले में लश्कर संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। रेकी के बाद टनल साइट पर फायरिंग हुई है। हमले में 7 लोगों की मौत है और कई लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफ ने ली है। वहीं आपको बता दें कि गगनगीर इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमले में बड़गाम के डॉक्टर और उनके साथ पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई है। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और अब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए भी पहुंच गई है। तो बड़ी खबर, रेकी के बाद अंजाम दिया गया है इस पूरी घटना को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले में 7 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। रेकी के बाद टनल साइट पर यह फायरिंग हुई है। कश्मीर हमले में लश्कर संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। अभी तक बात कर ली जाए तो हमले में 7 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन ने ली है। इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की है। इस हमले में एक डॉक्टर और उनके साथ पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई है। हमले के बाद आपको बता दें कि जंगलों में देर रात सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और अब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी भी पहुंच गई है। तो बड़ी खबर, हमले में आपको बता दें कि 7 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई है। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए वो भी आपको सुनवाता है। जहाँ तक ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है, हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया। क्या पाकिस्तान बना? अब ये उसका रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये चिंता की बात जरूर है। केंद्र सरकार की भी नजर इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है।
मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहां पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। रात के अंधेरे में छिपकर कायरों की भांति इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र में जो मजदूर वहां टनल के कार्य में लगे थे उन पर निर्मम गोलीबारी की और इस गोलीबारी में, इस आतंकी हमले में बहुत सारे मजदूर कारीगर लोग उनकी जान चली गई। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दिलदोज ये घटना कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में पेश आया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है। कश्मीर हमले में लश्कर संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। रेकी के बाद टनल साइट पर फायरिंग की गई है और हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ BN झा जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा गया है कि कश्मीर हमले में लश्कर संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, इस तरीके की कायराना हरकत की है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जो भी हुआ है काफी अनफॉर्चुनेट है, काफी दुखद है और काफी दिनों के बाद कश्मीर वैली में खास करके ये जो जोजिला एरिया है जहाँ टनल बन रही है, ये गतिविधियां हुई हैं। तो किसने इसको अंजाम दिया होगा ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सर्च की निगाह से लगता है कि शायद अक्रॉस द बॉर्डर पार से लोग आए हुए हैं और इसको अंजाम दिया हुआ है। लेकिन ये जिस तरह की घटना हुई है, इसमें जब तक वहाँ के लोकल इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए काफी पॉसिबल है, काफी संभावना है कि कुछ लोकल भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। ऑफ कोर्स NIA की टीम वहाँ पे जा रही है, जांच होगी, डिटेल जांच होगी, पता चलेगा कि कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये तो बात होगी कि जो कत्ल हो गया, कत्लेआम हो गया, उसके बाद की जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है आज के दिन में केंद्र सरकार की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, कि जब हम जानते हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर जम्मू कश्मीर के दूसरी तरफ में, जहाँ पे चाहे वो POK हो या बाकी एरिया हो, वहाँ पे लगभग 28 लॉन्च पैड्स हैं टेररिस्ट की। ये हम जानते हैं, सरकार जानती है, आर्म फोर्सेस जानती है। तो जब हम ये जानते हैं कि ये वहाँ पे हैं, टेररिस्ट वहाँ पे हैं, हम क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं? क्यों हम उन चूहों को उन्हीं के दिल में नहीं मारते हैं? और ये चीजें बार बार हमने कही हैं। अभी तो सिविलियंस मारे गए हैं, लेकिन इसके पहले आर्मी भी मारी गई है। आपको याद होगा जिस दिन केंद्र सरकार शपथ ले रही थी चुनाव के बाद, उस दिन भी घटना हुई थी जम्मू रीजन में। और आज जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सरकार शपथ ले रही थी तो यहाँ पे ये वारदात दी गई है। तो ये काफी निंदनीय है और इसका क्या कनेक्शन है तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन कब तक ऐसी चीजें हम होने देंगे? देखिए, हम लोग सेना में काफी बिल्कुल मुट्ठी बांध के हम कहते हैं कि हमें वो पावर दो कि हम इनके खिलाफ कार्य कर सकें। जब मोदी सरकार ने 19 में एक्शन लिया था, जब बालाकोट हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हमने सेना के हाथ जो बंधे थे, पहले रहते थे, उसको हमने खोल दी। लेकिन ये कैसा हाथ खुला हुआ है? आज के दिन में सेना जानती है वहाँ पे लॉन्च पैड से वहाँ टेररिस्ट भरे पड़े हैं, वो यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो हम उनको वहाँ क्यों नहीं मारते हैं? तो आज के दिन में जरूरी है कि केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस तीनों मिलके अपना ये मन बना लें कि हम इस तरह के नुकसान नहीं झेलेंगे अपने लोगों के।
चाहे वो सिविलियंस हो चाहे सेना हो। सेना के ऊपर में देखिए लगभग 1 दर्जन अटैक वो सेना के ऊपर में हुए हैं। तो कब तक हम ये नुकसान झेलेंगे? आज के दिन में है, देखिए हमारे पास में ऐसे आर्टिलरी हैं जो कि 40 किलोमीटर दूर से बिना सीमा को पार किए हुए वो अपनी प्रेसिजन एम्यूनिशन से वो वार कर सकते हैं उन लॉन्च पैड्स पे। हमारे पास में ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जैसे अपाची, एक सॉर्टी भरेगी कम से कम 8 जो लॉन्च पैड्स हैं उसको तबाह किए जा सकते हैं। हमारे पास में जो युद्धक विमान हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जैसे MiG-20, ये ग्राउंड अटैक 29, ये ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। ये 28 से 40 जो टारगेट्स हैं इसको तबाह कर सकते हैं एक सॉर्टी में। तो ये सारी चीजें हमारे पास में हैं, फिर क्यों हम ये लॉसेस झेल रहे हैं? ये टारगेटेड किलिंग हो रही है, ये अक्रॉस द बॉर्डर हर बार केंद्र सरकार कहती है कि पाकिस्तान से कायर आतंकवादी आते हैं, तो हम उस कायर आतंकवादी को उन्हीं के गढ़ में उस लॉन्च पैड में क्यों नहीं करते? ये सवाल है, ये सरकार को इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। क्या सरकार ये सोच रही है कि हमने पाकिस्तान के साथ में सीज फायर एग्रीमेंट साइन किए हैं इसलिए हम नहीं कर सकते? नहीं, सीज फायर एग्रीमेंट वहां के मिलिट्री और इंडिया के मिलिट्री के बीच में है, टेररिस्ट मिलिट्री नहीं है। अगर टेररिस्ट आके यहाँ पे अपना अंजाम को वारदात देते हैं तो हमें पूरा अधिकार है कि जहाँ पे टेररिस्ट रहते हैं वो लॉन्च पैड्स, वहां पे हम अटैक करें और प्रेसिजन अटैक करें, एक चूहों को वहीं पे मार दें। चाहे वो आर्मी करे चाहे एयरफोर्स करे, इन दोनों में से कोई भी ये काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, मैं ब्रीफ में यही कहूंगा कि आज के दिन में है कि केंद्र सरकार अपनी स्पाइन दिखाए, अपनी दृढ़ता दिखाए, अपनी जो कटिबद्ध जो उन्होंने ली है, प्रण लिया हुआ कि हम टेररिस्ट को यहाँ पे अंजाम नहीं देने देंगे, तो उसके खिलाफ एक्शन ले, लॉन्च पैड्स पे अटैक करे अक्रॉस द बॉर्डर। हम उन चूहों को हमारे यहाँ आने के लिए वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ आके जितने घने जंगल हैं वहां पे वारदात को अंजाम देते हैं, फिर भाग जाते हैं या जो भी करते हैं। वो जिहादी हैं, वो अपनी कमर बांध के आते हैं कि हम अगर इस्लाम की कॉज के लिए अगर मर भी गए तो हमें वहां पे 32 या 72 या जितनी हुरें वहां पे मिलेगी, हुरें मिलेगी, वो अपना हुर इंजॉय करें, लेकिन हम उनको अपनी धरती पे आने नहीं देना चाहते। बिल्कुल, वो पाकिस्तान में चाहे जो भी करें, मारकाट करें, वहां अपने लोगों के बीच में करें। बिल्कुल झा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर जो इस पर एक्शन लेना चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ। वहीं कश्मीर हमले में लश्कर संगठन TRF ने ली है जिम्मेदारी। रेकी के बाद टनल साइट पर फायरिंग हुई है। आपको बता दें, हमले में 7 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। खबर भोपाल से है, जहां आपको बता दें कि बुधनी उपचुनाव पर बीजेपी ने कमर कस ली है और सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर बैठक हो रही है। आपको बता दें, बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं बुधनी के नेता। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर बुधनी उपचुनाव को लेकर यह बैठक हो रही है। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बुधनी के नेता भी। रमाकांत भार्गव भी बैठक में शामिल है। वहीं आपको बता दें कि सुबह से ये बैठक चल रही है। बुधनी उपचुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बात कर ली जाए तो बुधनी उपचुनाव को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर बैठक चल रही है। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर यह बैठक हो रही है। बैठक में बड़ी संख्या में बुधनी के नेता भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर बुधनी उपचुनाव को लेकर यह बैठक हो रही है। बड़ी संख्या में बुधनी के नेता भी पहुंच रहे। रमाकांत भार्गव भी बैठक में शामिल हैं। सुबह से ही यह बैठक चल रही है। बैठक में बड़ी संख्या में बुधनी के नेता पहुंच रहे हैं। बुधनी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी सक्रियता शुरू कर दी है, सक्रिय नजर आ रही है। वहीं बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि बुधनी के नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। रमाकांत भार्गव भी इस बैठक में पहुंचे हैं। सुबह से ये बैठक चल रही है। कृषि मंत्री के निवास पर यह बैठक की जा रही है, जिसमें
बुधनी उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आपको बता दें कि खबर बुरहानपुर खंडवा लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय प्रत्याशी और एडवोकेट मनोज अग्रवाल ने बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप था कि पाटिल ने अपने नामांकन पत्र में बुरहानपुर की सिटीजन को ऑपरेटिव बैंक का लोन डिफॉल्ट होने की जानकारी छुपाई थी। वहीं अग्रवाल ने कोर्ट से मांग की थी कि पाटिल का निर्वाचन रद्द कर दूसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को सांसद घोषित किया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस याचिका को पर्याप्त आधार न मानते हुए खारिज कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज अग्रवाल ने कहा कि यह फैसला त्रुटिपूर्ण है और वे इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। देखिए, मैंने माननीय हाईकोर्ट में जो वर्तमान सांसद चुनाव निर्वाचित हुए थे श्री सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इनके चुनाव को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी इलेक्शन पिटीशन 19/2024 के माध्यम से, और कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी चुनौती दी थी। लेकिन मेरी याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है 7/11 के स्तर पर ही, प्रारंभिक स्तर पर ही। ये जो भी उसमें निर्णय दिया है वो निर्णय मेरे हिसाब से पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है, और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उन दोनों न्याय दृष्टांतों तक का भी उल्लेख नहीं किया है जो मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रेफर किए थे। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों, कम से कम इन दोनों ग्राउंड पर मैं माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे रहा हूँ। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के खामनी गांव में घरेलू विवाद के चलते बेटे द्वारा पिता की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने पिता पर बख्खी से हमला कर दिया है और बताया जा रहा है कि शराब का आदी आरोपी आए दिन अपने पिता से विवाद करता था। घटना के बाद परिजनों ने घायल पिता को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शाहपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। दिगंबर नाम के व्यक्ति को, जो 65 वर्षीय था, उनके पुत्र ने, दिलीप नाम के पुत्र ने ही एक बख्खी से वार करके सीने में उसको चोट पहुंचाई थी। बहुत घातक चोट लगी थी और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। हमने 103 BNS के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और आरोपी को हमने हिरासत में भी ले लिया है। अभी उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज आरोपी को हम माननीय न्यायालय के समक्ष। क्या कुछ कारण है? शराब पी के ये लड़का आया था अपने घर और अपने छोटे बच्चों को ये मार रहा था, तो उसके पिताजी ने उसको इस बात के लिए मना किया। इसी बात पे दोनों में विवाद हुआ है। इस आरोपी जो है दिलीप, इसको भी सिर में एक चोट है, वो भी अनुसंधान का विषय है। कैसे हाल ही में उज्जैन के जूना सोमवारिया क्षेत्र में दामिना नगर में नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। वहीं 4 पोकलेन मशीनों के साथ कई मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। ये कदम जिला कलेक्टर के निर्देश पर उठाया गया है, जो विशेष रूप से 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी के लिए आवश्यक है। नगर निगम आयुक्त के अनुसार ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से की गई है। सिंहस्थ के मद्देनजर साधु संतों के पड़ाव और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता है। हालांकि इस प्रक्रिया ने स्थानीय निवासियों के बीच चिंता और असुरक्षा का माहौल भी उत्पन्न किया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एक बदमाश ने सिटी बस के ड्राइवर और कंडक्टर को लात घूंसों से पीट दिया है। बदमाश ने बस में घुसते ही मारपीट शुरू कर दी। इससे अंदर बैठी सवारियां दहशत में आ गई और उतरकर चली गई। भोपाल में 38 दिन में ये तीसरी घटना है जिसमें आपको बता दें कि सिटी में मारपीट की गई है। इस मामले में MP नगर थाना पुलिस ने एक ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। सवारी बैठाने की बात पर युवक ने मारपीट की है। बस में लगे कैमरे में ये घटना कैद हो गई। तो आपको बता दें कि मारपीट का CCTV फुटेज भी सामने आया है। सिटी बस के ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट की गई है।
पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज भी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आया है, जिसमें सिटी बस के ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट करता हुआ युवक नजर आ रहा है। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास एक बदमाश ने सिटी बस के ड्राइवर और कंडक्टर को लात घूंसों से पीट दिया। बदमाश ने बस में घुसते ही मारपीट शुरू कर दी, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं आप। आपको बता दें कि इससे अंदर बैठी सवारियां दहशत में आ गई और उतरकर चली गई। भोपाल में 38 दिनों में यह तीसरी घटना है जिसमें सिटी बस में मारपीट की गई है। इस मामले में एमपी नगर थाना पुलिस ने एक ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज भी किया है। सवारी बैठाने की बात पर युवक ने ये मारपीट की है। बस में लगे कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बदमाश मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है ड्राइवर और कंडक्टर के साथ। राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब के पास पेशाब करने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार शहर को स्वच्छ बनाने की निगम की कवायद पर पानी फेरा जा रहा है। एक बार फिर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आपको बता दें राजधानी को शर्मसार कर दिया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि तालाब के पास रखे निगम के गमले में पेशाब कर रहा है ये। वहीं नजदीक खड़ी बाइक से अंदेशा लगाया जा रहा है कि युवक छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। मामला कोहफिजा थाना क्षेत्र का है। इससे पहले भी एक व्यक्ति के खिलाफ तालाब में पेशाब करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी। इस मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। वाहन के नंबर से पुलिस इस व्यक्ति को तलाश करने में जुटी हुई है। चलिए 12 की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया हाइट के साथ। नमस्कार।